हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया पार्ट 9 चैप्टर 91। आप जैसे आदमी की जरूरत नहीं है। सिया ने पकड़ा वैदिक का कॉलर। सिया जैसे ही वैदिक से कहती है इस बार वो उसे छोड़ेगी नहीं, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। वैदिक जहां अभी तक एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे ही देख रहा था, ये सुनते ही उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ जाते हैं और उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है सिया की बातों को सुनकर। उसके बाद वैदिक सिया की ओर झुकते हुए उसकी समुद्र की तरह गहरी नीली आंखों में अपनी हेजल ग्रीन आंखों से झांकते हुए कहता है, जान, मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम मुझे छोड़ो, मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे हमेशा अपने करीब ही रखो। ये कहते हुए वैदिक झुककर सिया के गालों पर लाइट किस कर दूर हो जाता है। वैदिक के ऐसा करते ही सिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने राइट हैंड से वैदिक के कंधे पर मारते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हमें आप जैसे आदमी की जरूरत नहीं है और ये जो आपने अभी हमारे साथ किया है ना, आइंदा से ऐसा कभी मत कीजिएगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वैदिक जो अभी तक मुस्कुरा रहा था फिर से सिया को गुस्सा करते हुए देखकर उसकी मुठ्ठियां कस जाती है और वो सिया को घूरते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, मुझ जैसे आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है जान? लगता है मैंने जो सुबह में कहा उससे भूल गई हो, तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं ना कि मैं पराया आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुम मेरी वाइफ हो। और ये बात अपना कान खोलकर सुन लो जान, आइंदा से कभी भी मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए पराया सुना तो जान तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, समझी तुम? उसकी बात सुनकर सिया के आंखों में नमी तैर जाती है और वो वैदिक को देखते हुए सोचती है यही तो वो शब्द थे जो वो वैदिक से सुनना चाहती थी कि वैदिक उससे अपनी पत्नी माने, उसका सम्मान करे, उसके साथ रहे, हर कदम पर उसका हाथ थामे रहे हैं, जिसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया और सहा। वैदिक उसके साथ जैसा व्यवहार करता वो उफ तक नहीं करती थी और न ही किसी से कुछ भी कहती है, बस खुद के अंदर ही रखकर घुटती थी या फिर अपने आंसुओं को बहाया करती थी। लेकिन कभी भी वैदिक ने उसे पलट कर नहीं देखा था। उसने तो उसे तब भी नहीं देखा था जब उसने अपने हाथ की नस को काट लिया था, तब भी वैदिक ने उससे सवाल भी नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और न ही कभी उससे ये पूछा कि वो प्रेग्नेंट है तो क्या वो ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो सिया को लगता है, लेकिन असल में वैदिक सब कुछ करता था, बस वो सिया के सामने ऐसा नहीं करता था और न ही वो उसे कभी जताता था कि वो उसकी परवाह करता है या उसे पसंद करता है। अब वो ऐसा क्यों करता था ये तो वही जान सकता है। अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। उसे जब भी उसकी जरूरत थी वो वहां पर खुद को अकेली ही पाए और उसने सिर्फ एक बार ही तो इतने महीनों में मांगा था, और भी खुद के लिए नहीं बल्कि दवाइयों के लिए उससे, लेकिन वैदिक ने उसे वहां पर भी उसकी औकात दिखाई थी। लेकिन आज वैदिक ने सुबह में सबके सामने एक्सेप्ट किया था कि वो उसका हस्बैंड है, जिसे सुनने के लिए सिया ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके बदले में उसे निराशा ही मिली थी। अब जब उसने खुद को समझा लिया था कि वो अब कभी भी उससे कोई उम्मीद नहीं करेगी, तो फिर अब वैदिक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। अगर उसका जवाब उसे कोई दे सकता था तो वो था वैदिक, जो उसके सामने खड़ा अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसे ही देख रहा था। सिया अपनी सोच से बाहर आकर अपने दोनों हाथों से वैदिक के शर्ट के कॉलर को पकड़कर चीखते हुए चिल्लाकर कहती है, अब क्या चाहिए आपको हमसे? क्या आपको हमारे साथ इतना सब कुछ करके चैन नहीं मिला, या फिर आप इससे भी खुश नहीं हैं, या हमें जलील करने या सबके नजरों में गिराने के लिए आपके पास और भी कुछ रह गया है? अगर ऐसा है तो आप मुझे आज साफ साफ बता ही दीजिए, आप हमसे चाहते क्या हैं? हम थक गए हैं सब कुछ सहते सहते, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा। चैप्टर 92। वैदिक ने लिया गुस्से से सिया का नाम। सिया की बात सुनकर के वैदिक सिया के हाथ पर एक नजर डालता है जिससे सिया ने उसके कॉलर को पकड़ा हुआ था। उसे देखकर वैदिक की भावें आपस में सिकुड़ जाती है, क्योंकि आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके कॉलर को हाथ लगाए, लेकिन आज सिया ने ऐसा कर दिखाया था, अपने गुस्से में और अनजाने में ही सही, लेकिन उसने वैदिक के कॉलर को हाथ लगाया था। वैदिक सिया के हाथ को देखकर एक गहरी सांस लेता है, जैसे वो खुद को शांत कर रहा हो कि वो सिया को इसके लिए कोई सजा ना दे। वैदिक खुद को शांत करते हुए खुद से कहता है, मुझे जान को इस तरह चिल्लाने और गुस्सा करने से रोकना होगा, क्योंकि इस हालत में उसका इस तरह से बर्ताव करना उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और उसके लिए पहले मुझे खुद के गुस्से को काबू करना पड़ेगा।
खुद को शांत कर वैदिक बहुत ही आराम से सिया के हाथों पर अपने हाथों को रखते हुए अपनी मदहोश करने वाली आवाज में कहता है, जान, मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो कहा वो सच कहा है। मैं तुम्हें सच में अपनी वाइफ मानता हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, इससे तुम तो क्या कोई भी नहीं बदल सकता है। ये कहते हुए वैदिक की आंखों में सिया के लिए जुनून और पागलपन साफ साफ दिखाई दे रहा था, और वो अपनी आंखों में वही जुनून और पागलपन लिए सिया के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए अपनी भारी आवाज में आगे कहता है, और मैं तुम्हें अब से ये इजाजत नहीं देता हूँ कि तुम अपने इन आंसुओं को फालतू में बहाओ। ये बहुत ही कीमती है, तुम इन्हें ऐसे ही जाया नहीं कर सकती हो, और अब से मैं तुम्हारी इन आंखों में एक भी आंसू की बूंद भी नहीं आने दूंगा, और ये मेरी जान से मेरा वादा है। सिया वैदिक की आंखों में देखते हुए उसकी बातों को गौर से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही वैदिक कहता है वो उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं आने देगा, वैसे ही उसकी बात सुनकर सिया व्यंग से मुस्कुराते हुए कहती है, जो खुद ही इन आंसुओं की वजह हो, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है, और हम तो ये नहीं जानते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, और आप अब हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन आप जो भी चाहते हैं वो हम आपको कभी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिसे आपकी जरूरत थी, जो आपको चाहती थी, उसे तो आपने कब का ही छोड़ दिया है, और उसके पास जो भी था उसने वो सब भी खो दिया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन एक चीज है जो हमारे पास है, और आप उसे भी ले लीजिए। ये कहते हुए सिया की आंखों में कोई भी इमोशन नजर ही नहीं आ रहा था, उसकी आंखें एकदम से इमोशनलेस नजर आ रही थीं और उसका चेहरा भी। सिया अपने इमोशनलेस फेस के साथ वैदिक की नजरों से अपनी नजर मिलाते हुए बिना किसी डर के कहती हैं, आप एक काम क्यों नहीं करते हैं। उसके ऐसा कहते ही वैदिक की भवें फिर से सिकुड़ जाती है, और वो समझने की कोशिश करने लगता है कि सिया के कहने का क्या मतलब है, और तभी उसे अपने हाथों पर सिया के हाथ महसूस होते हैं, जिससे सिया ने उसके कॉलर को छोड़कर उसके हाथों को पकड़ लिया था, और वो वैदिक के दोनों हाथों को पकड़कर अपने गर्दन के दोनों साइड रखती है, और अपने हाथों के सहारे वैदिक के हाथों से अपने गले को दबाते हुए जोर से कहती है, आप हमारी जान ही क्यों नहीं ले लेते हैं, एक बार में आपको भी आसानी होगी, मुझ जैसी गिरी हुई लड़की की शकल नहीं देखनी होगी, और हमें भी आज़ादी मिल जाएगी, और हमें इस बात की तो खुशी होगी, हम सुकून से जी नहीं पाए, कम से कम मर जाने के बाद तो हमें सुकून मिलेगा, इसलिए आप हमें आज और अभी जान से मार दी। सिया ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वैदिक जोर से चिल्लाता है, सिया। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर सिया भी कौंप जाती है, क्योंकि पहली बार वैदिक ने उसका नाम बोला था, और वो भी बहुत ही गुस्से से। चैप्टर 93 हाथ हटाए धमकी। वैदिक को पहले समझ नहीं आता है कि सिया ने उसके हाथों को क्यों पकड़ा है, लेकिन जैसे ही सिया उसके हाथों को अपने गले पर रखकर अपना गला दबाने की कोशिश करते हुए जान लेने के लिए कहती है, उसे अपने दिल में एक दर्द का एहसास होता है, और उसके बाद सिया जैसे ही मरने की बात कहती है, उसे सुनते ही वैदिक को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से से तेज आवाज में उसका नाम पुकारता है। सिया वैदिक के चिल्लाने से सहम जाती है, वो कुछ भी क्यों नहीं कर, लेकिन वो ये बात झूठला नहीं सकती थी कि उसे आज भी वैदिक के गुस्से से बहुत डर लगता है। सिया सहमे हुए वैदिक को देख रही थी, और उसकी बॉडी भी हल्की हल्की सी कॉप रही थी। उसे इस तरह से देखकर वैदिक को और भी गुस्सा आने लगता है, और वो एक झटके से सिया के हाथों से अपने हाथों को हटाते हुए सिया के गले पर से अपने दोनों हाथों को दूर करता है। उसके ऐसा करते ही सिया के कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिससे वो गिरने को होती है, लेकिन उसके पहले ही वैदिक उसे संभाल लेता है, और फिर बहुत ही आराम से सिया को अपनी बाहों में उठाकर रूम में आके सोफे पर बैठ जाता है, और सिया को भी अपने गोद में बिठा लेता है। सिया वैदिक को घूर कर देखने लगती है, क्योंकि वैदिक ने सब इतना जल्दी से किया था कि उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। जब तक वो कुछ रिएक्ट करती तब तक वैदिक उसे अपनी गोद में लेकर बैठ चुका था। सिया वैदिक के हाथ को, जिसे उसने सिया के कमर पर रखा हुआ था, उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहती है, अपना हाथ हटाए और हमें जाने दीजिए। वैदिक सिया के फेस को देखता है, जो गुस्सा करने और चिल्लाने की वजह से पूरा लाल हो गया था, और उसकी सांसें भी बहुत तेज चल रही थी। वैदिक सिया को देखकर अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छुपाते हुए बहुत ही पोलाइटली कहता है, जान। वैदिक की गर्म सांसों को अपने गर्दन में महसूस कर सिया सिहर उठती है, और उसकी दिल की धड़कनें भी तेजी से धड़कने लगती है। तभी उसे वैदिक के होठ अपने गर्दन पर चलते हुए महसूस होते, और इसी के साथ ही उसकी आवाज भी उसके कानों में पड़ती है।
जान शब्द पर जोर देते हुए, पहले लंबी लंबी सांसें लो और खुद को नॉर्मल करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। सिया वैदिक की बात सुनकर और अपने गर्दन पर उसके होठों की तपिश महसूस कर खुद को बहकने से रोकने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को शांत करते हुए खुद से कहती है, हम ऐसे बेहक नहीं सकते हैं, और फिर अपने दिल को डांटते हुए बोलती है, और तुम इतना तेजी से धड़कना बंद करो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात में छुपी धमकी को जैसे उसके दिल ने सुन ली हो और वो तुरंत ही शोर करना बंद कर देता है, जिसका एहसास कर सिया मन ही मन खुश हो जाती है जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत लिया हो। और एक लंबी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करती है, फिर अपनी आंखों को खोलते हुए तिरछी नजरों से वैदिक को देखती है जो उसकी गर्दन में अपने चेहरे को छुपाए हुए अपनी गर्म सांसों को उसकी गर्दन में छोड़ रहा था, और उसी के साथ वो सिया के गर्दन में लाइट किस किए जा रहा था। सिया जल्दी से अपने लेफ्ट हैंड से वैदिक के फेस को पकड़ को अपने गर्दन से दूर करती है और उसे अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से घूरते हुए कहती है, आपको हमारी बात एक बार में समझ नहीं आती है या आप समझना नहीं चाहते हैं? हमने कहा ना हमें आपका छूना पसंद नहीं है, तो आप हमें बार बार क्यों छू रहे हैं? सिया की बात सुनकर वैदिक सिया के फेस को देखता है जो इस तरह से देखते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी, ऊपर से उसके फूले हुए गाल उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे, जिसे देखकर वैदिक का मन कर रहा थी वो सिया के गालों को बाइट कर ले, लेकिन वो ऐसा करने से खुद को रोक लेता है। उसके बाद वैदिक सिया के फूले गालों को अपने अपने अंगूठे से सहलाते हुए बहुत ही प्यार से सिया से कहता है, जान तुम्हें लगता है तुम मुझे छोड़ने के लिए कहोगी और मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हें छोड़ दूंगा, तो तुम बहुत ही गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें अब किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और न ही खुद से दूर जाने दूंगा। फिर सुमन जी और सिया के बातों को याद करते हुए वैदिक जूनियत के साथ सिया के फेस को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, और जो तुम्हारे दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल आ रहा है न, तो तुम उसे अपने इस छोटे से दिमाग में से निकाल दो। मैं तुम्हें इस जन्म में तो कहीं भी नहीं जाने दूंगा और आगे आने वाले सभी जन्म में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी रहोगी। कहते हुए वैदिक की नज़र सिया के राइट हैंड पर जाती है, जिसे देखकर वैदिक के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो सिया के हाथ को जल्दी से अपने हाथ में लेकर फिक्र के साथ देखने लगता है। चैप्टर 94 जेहर। वैदिक फिक्र से सिया के हाथ को देखता है जिसमें से खून रिस रहा था और उसमें बंदी पट्टी भी खराब हो गई थी, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सिया की चोट ताज़ा थी और उसने बिना उसकी परवाह किए हुए वैदिक के कालर को टाइट पकड़ा हुआ था, जिससे उसके हाथ पर प्रेशर पड़ा और फिर एक बार उसकी चोट उभर गई। वैदिक बहुत गौर से उसके हाथ को देखते उसे अपनी सख्त आवाज में कहता है, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने को न कहूँ तब तक तुम यहाँ से हिलना मत। कहकर वो सिया को अपनी गोद में से उठाकर सोफे पर बिठा देता है और खुद उसे बुरी तरीके से घूरते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला जाता है। 1 मिनट के अंदर ही वैदिक फर्स्ट एड बॉक्स लेके सिया के पास सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद उसके राइट हैंड को अपने हाथ में पकड़कर उसके हाथों पर बंदी पट्टी को धीरे धीरे खोलने लगता है। सिया की पट्टी खोलने के बाद वैदिक सिया के हाथों को देखते हैं जो बहुत अजीब लग रहे, उसकी स्किन भी जलने के वजह से अजीब लग रहे थे। वैदिक सिया के हाथ को देखकर अपने दिल में दर्द महसूस करने लगता है। उसे इतना दर्द तब भी नहीं हुआ था जब वो बेड पर था, लेकिन आज न जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा दर्द और खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसके पास बैठी सिया, उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो गया था और उसे अपने हाथों का दर्द भी जैसे महसूस नहीं हो रहा था। वैदिक सिया के हाथ को कॉटन से बहुत ही आराम से साफ करता है। उसके बाद वो एक दवा निकालकर उसे ओपन करता है और उसे सिया के हाथ पर जैसे ही लगाने जाता है वैसे ही उसके कानों में सिया की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं और सिया के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखने लगता है। सिया वैदिक के फेस को बिना एक्सप्रेशन के देखते हुए कहती है, चोट देने वाले मरहम लगाते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, वो सिर्फ चोट देते हुए ही अच्छे लगते हैं। अगर वो मरहम लगाने बैठे तो उस घाव के लिए मरहम का काम करे या न करे, जहर का काम जरूर करेगी। इतना कहकर सिया चुप हो जाती है और फिर अपने हाथों को वैदिक के हाथों से छुड़ाते हुए कहती है, हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, तो जैसे पहले हम खुद अपने जख्मों का इलाज करते थे आज भी कर लेंगे। आप जैसे बड़े लोग को ये करना शोभा नहीं देगा।
वैदिक सिया के हाथ को और टाइट पकड़ लेता है और उसके बातों को इग्नोर करते हुए उसके हाथों पर बहुत ही आराम से दवा लगाता है। उसके बाद बहुत ही आराम से पट्टी भी कर देता है। फिर फर्स्ट एड बॉक्स को बंद करते हुए सिया के आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहता है, जान, जैसे मैंने इन जख्मों पर मरहम लगाकर भरने की कोशिश की है वैसे ही मैं तुम्हारे सारे जख्मों को एक दिन भर दूंगा। इतना कह वो झुककर सिया के होठों पर एक बार फिर से किस कर लेता है। सिया कुछ रिएक्ट करती उसके पहले ही उससे दूर हो जाता है और वहां से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स को उसकी जगह पर रखकर वॉशरूम के अंदर शॉवर लेने चला जाता है। सिया को जब तक होश आता है तब तक वैदिक जा चुका था। वो वैदिक की जगह को घूर कर देखने लगती है जहां पर अभी वैदिक बैठा हुआ था। उस जगह को देखते हुए सिया कहती है, आप कभी भी उन जख्मों को नहीं भर पाएंगे जो जख्म आपने हमारे दिल में दिए हैं। फिर अपने हाथ को उठाकर देखते हुए कहती है, ये तो बाहरी जख्म है जो जल्द ही भर जाएंगे, लेकिन वो घाव कभी भी नहीं भरेंगे जो हमारे दिल और रूह को लगी है। कहकर सिया वॉशरूम के डोर की ओर देखती है जहां से उसे शॉवर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। शावर की आवाज सुनकर सिया अपनी जगह से बहुत ही आराम से उठ जाती है और अपने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ते हुए कहती है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं निकल चुका है, जबकि भाभी का भी तो 8वां महीना ही चल रहा है, लेकिन उनका तो इतना नहीं निकला है। फिर आईना के सामने आके खुद को देखते हुए कहती है, हमारे अंदर 2 बेबी है इसलिए ही तो नहीं ना इतना निकला है। फिर कुछ देर बाद खुद को देखने के बाद सिया क्लोजेट रूम में चली जाती है और उसके बाद वो वैदिक के लिए कैजुअल कपड़े निकाल कर लाती है और उन्हें बेड पर रख देती है और रूम में से निकल जाती है। चैप्टर 95 किसी की रखेल जरूर बन सकती हो, नरगिस हो या नागिन। सिया रूम में से निकल कर सीधे किचन के पास जाके रुकती है और वो जैसे ही अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है तभी उसे एक मेड उसके सामने आके बहुत ही पोलाइटली कहती है, मैम आप अंदर नहीं जा सकती है, आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकती है। उसकी बात सुनकर सिया पहले उस मेड को देखती है। उस मेड के फेस को देखकर सिया खुद से कहती है, इस नागिन को आज क्या हो गया है और ये मुझसे इतना अच्छे से बात कर रही है, कहीं इसने कोई सस्ता नशा तो नहीं न कर लिया। सिया ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो मेड सिया की खूबसूरती से बहुत जलती थी, क्योंकि वो भी एक 25-26 साल की लड़की ही थी और वो ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सुंदर थी और खुद को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत समझती थी। उससे लगता था कि उससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन सिया की खूबसूरती उसकी आंखों में चुभती थी, लेकिन उसके प्रति वैदिक का स्वभाव देखकर वो खुश भी हो जाया करती थी और वो सिया को बहुत ही परेशान भी किया करती थी और उससे वो भी काम करवाती थी जो उसे किसी ने करने को बोला होता था वैदिक के नाम की धमकी देकर। और मासूम सी सिया वैदिक के डर के वजह से कुछ भी उस मेड से नहीं कहा करती थी और वो जो भी कहती थी करने के लिए सिया चुपचाप से करके हट जाती थी। लेकिन आज कुछ अलग ही था और वो क्या था आगे जानते हैं कहानी में। उस मेड को देखते ही सिया की आंखों में दुनिया जहां का गुस्सा उतर आता है और वो उसे घूरते हुए कहती है, सामने से हटो और मैं तुम्हारी कोई मैम सैम नहीं हूँ, क्या तुम भूल गई हो? और अपना ये दिखावा मेरे सामने बंद करो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे और मेरे सिवा अभी कोई भी नहीं है और जैसी तुम हो न वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मेरे सामने तो ये अच्छे बनने का नाटक मत करो, इसलिए अपने इस अच्छे बनने वाले मुखौटे को हटा ही दो। सिया के ये कहते ही वो मेड जो अभी तक सिया से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अंदर जाने के लिए मना कर रही अब वो सिया को घूरते हुए कहती है, ओह क्या है न सिया मैडम, हमारा भी मन नहीं था कि हम तुमको इतनी रिस्पेक्ट दे क्योंकि तुम उसके लायक तो हो नहीं, पर क्या कर ही सकते हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है न तो वही कर रहे थे, वरना तो मुझे तुम्हें नौकरों के तरह काम करता हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी औकात भी बस वही तक है, तुम नौकर ही बन सकती हो। फिर सिया पर तंज कसते हुए आगे कहती है, किसी की बीवी नहीं। फिर सिया को ऊपर से नीचे तक देखती है और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने लगती है। उसके बाद वो अपनी घिन भरी नजरों से सिया को देखते हुए कहती है, हाँ लेकिन तुम किसी की रखेल जरूर बन सकती हो। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें गहरी हो जाती है और तभी उस एरिया में एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है क्योंकि कि सिया ने जैसे ही अपने लिए रखेल शब्द सुना था उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और सीधा खींचकर एक थप्पड़ उस मेड को मारती है। उसके थप्पड़ इतना तेज था कि उस मेड के होठों के कोने से एक ही थप्पड़ में खून आने लगता है और उसका गाल उसे सुन होता हुआ महसूस होने लगता है और वो मेड अपने हाथ को अपने गाल पर रखकर आश्चर्य से सिया को देखने लगती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सिया उस पर हाथ उठाएगी।
वो मेड सिया को अपनी जलती हुई नजरों से देखते हुए कहती है, तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर यानी नरगिस पर हाथ उठाने की? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और तुम्हारा क्या असर कर सकती हूँ? कहते हुए मेड, जिसका नाम नरगिस था, वो सिया को थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ उठाती है, जिसे सिया बीच में ही उसके हाथ को पकड़कर मुड़ते हुए कहती है, तुम कौन हो कौन नहीं, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हारे नाम से तुम्हारा नाम नरगिस हो या नागिन, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सिया उसके हाथ झटकते हुए कहती हूँ, मुझसे दूर रहो और पहले की तरह अब मुझे हल्के में लेने या समझने की कोशिश मत करना। इतना कह सिया नरगिस को अपने सामने से जोर से साइड में धक्का दे देती है। सिया के धक्का देते ही नरगिस खुद को संभाल नहीं पाती है और वो फर्श पर गिर जाती है और उसे इग्नोर कर सिया किचन के अंदर चली जाती है। चैप्टर 96 कांटे की तरह चुभ रहे थे, हाथों में दर्द। फर्श पर गिरी पड़ी नरगिस सिया को ऐसे जाते हुए देखकर गुस्से से बौखला जाती है और सिया को देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे ऐसे धक्का दो, मैं तुम्हें धक्का दे सकती। कहते हुए वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाती है। उसके बाद वो सिया के पीछे जाकर जैसे ही सिया को धक्का देने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती है, वैसे ही कोई आके पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगता है। दूसरी ओर वैदिक सावर से गिरते ठंडे पानी के नीचे अपनी आंखें बंद किए सिया की बातों को सोच रहा था, जो सिया ने कुछ देर पहले उससे कहा था, और उसके दिल में सिया के हर लफ्ज किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे और वो उसी तरह अपनी आंखें बंद किए बहुत देर तक शॉवर के नीचे खड़ा रहता है। करीब 30 मिनट बाद जब वैदिक शॉवर लेके हमेशा की तरह एक टॉवल अपने वी-शेप कमर पर लपेटे और एक हाथ में एक टॉवल लिए जिससे वो अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर आता है और फिर सीधे अपनी नजर सोफे की ओर करता है। सिया को वहां न देखकर वो रूम में चारों अपनी निगाहें फेरता है। सिया को रूम में न देखकर वैदिक की भावें आपस में सिकुड़ जाती है और वो अपने मन में कहता है, जान कहाँ गई? फिर अपने दांतों को पिसते हुए, मैंने मना किया था जान, फिर भी तुम बाहर। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे डोर के खुलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी नजरें उस ओर करता है तो उसे सिया अपने हाथ में ट्रे लेकर आती हुई नजर आती है। सिया ट्रे को लाके कॉफी टेबल पर रख देती है। उसके बाद वो वैदिक को एक नजर देखती है जो उसे घूरते हुए उसके पास ही आ रहा था। वैदिक सिया को घूरते हुए ही आके सोफे पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही सिया ट्रे को वैदिक के सामने सरका देती है। वैदिक जो अपनी तिरछी नजरों से सिया को ही देख रहा था, उसके ट्रे सरकाते ही वो भी बिना कुछ कहे ट्रे में रखे कॉफी कप को उठा लेता है जिसमें उसके लिए हमेशा वाली ब्लैक कॉफी थी। सिया के हाथ से बनी उसके कॉफी लेते ही सिया बिना भाव के उसके दूसरी ओर जाती है और वैदिक के हाथ से टॉवल लेके अपने एक हाथ से ही टॉवल पकड़कर उसके बाल सुखाने लेती है, जिसे महसूस करते ही वैदिक अपनी आंखें बंद कर अपना सर सोफे पर टिका देता है। सिया वैसे ही कुछ देर तक वैदिक के गीले बालों को टॉवल से सुखाती है, फिर वो टॉवल को लेके बाथरूम की ओर बढ़ जाती है अपने रोजान वाले काम करने के लिए। वैदिक अपने बालों पर से सिया के हाथ हटाते ही अपनी आंखें खोल देता है। उसके बाद वो अपनी कॉफी को पीने लगता है। सिया जैसे ही बाथरूम के अंदर कदम रखती है, वैसे ही अंदर के नज़ारे को देखकर उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती है और वो खुद के हाथों को पिंच करते हुए कहती, क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है? तभी उसे अपने हाथों में दर्द महसूस होता है, जिसे महसूस करके सिया वॉशरूम के अंदर देखते हुए कहती है, ये सच ही है। फ्लैशबैक। सिया ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जब वो वॉशरूम के अंदर आती है तो हमेशा की तरह आज उसे वैदिक का एक भी कपड़ा बाथरूम के फर्श पर फैला हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि आज उसके सारे कपड़े एक जगह बकेट में रखे हुए थे, जिसे देख सिया हैरान हो जाती है। फ्लैशबैक एंड सिया उस बकेट की ओर बढ़ जाती है और वो बकेट से कपड़े निकालकर धोने के लिए बहुत ही आराम से उन कपड़ों की ओर झुकने लगती है। सिया अभी थोड़ा सा ही झुकी थी कि तभी उसे कोई पीछे से आके अपनी बाहों में उठा लेता है, जिसे महसूस कर सिया डर जाती है और उसी के साथ सिया की जोर से चीख निकल जाती है, आह। और सिया अपने हाथ में पकड़े टॉवल को भी छोड़ देती है और जल्दी से उस इंसान को अपनी डर से सहमी नीली आंखों से देखती है जिसने उसे किसी आलू की बोरी की तरह उठा लिया था, जिसे महसूस करके वो कितना डर गई थी, जो कोई और नहीं बल्कि वैदिक ही था। सिया वैदिक को देखकर घूरते हुए कहती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिर बहुत ही धीरे से, मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा कि कोई और ही आ गया है, लेकिन उसकी बात को वैदिक के तेज कानों ने सुन लिया था।
वैदिक सिया के डर से सहमी आंखों में देखते हुए कहता है, जान तुम तो बहुत ही जल्दी डर जाती हो। फिर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए सिया की नीली आंखों में अपनी हेजल ग्रीन आंखों में देखते हुए आगे कहता है, तुम्हें क्या लगा जान की कोई और आ गया है जिसने तुम्हें पीछे से आकर अपनी बाहों में उठा लिया तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगा। चैप्टर 97 सिया का नाटक, सिया की मुस्कान। फिर वैदिक बहुत ही जुनून के साथ सिया के फेस को देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे सिवा ऐसे कोई भी नहीं पकड़ सकता है, ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कहते हुए वैदिक सिया को अपनी बाहों में लिए हुए ही रूम में आ जाता है और उसे बहुत ही आराम से बेड पर लेटा देता है। उसके बाद वो बेड पर से अपने कपड़े को लेते हुए सिया को अपनी सख्त और रोबेली आवाज में कहता है, जान अगर अब तुमने अपना कदम नीचे रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए वो अपने कपड़े लेके क्लोजेट रूम के अंदर बढ़ जाता है। सिया वैदिक की पीठ को घूर कर देखती है, उसके बाद वो भी बिना कुछ कहे अपने मुंह तक ब्लैंकेट डालकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, हमारा सर भी भारी लग रहा है और आज तो थकान भी बहुत ज्यादा हो रही है हमें। सिया खुद से अभी बातें कर ही रही थी कि तभी उसे वैदिक के कदमों की आवाज सुनाई देती है जो उसके ही ओर बढ़ रही थी। वैदिक के पैरों की आवाज सुनकर सिया थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाकर उस ओर देखती है तो वैदिक चेंज करके उसके पास ही आ रहा था, जिसे देखकर सिया फिर से ब्लैंकेट में छुप जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। वैदिक सिया के पास आता है और धीरे से ब्लैंकेट के उसके फेस पर से हटाता है तो उसे सिया सोती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है, जान सो गई वो भी इतना जल्दी। उसके बाद वैदिक सिया के फेस को ध्यान से देखने लगता है, तभी उसकी नज़र सिया के हिलती पलकों पर जाती है, जिसे देखकर वो एक छोटी सी स्माइल कर देता है और जल्दी से उसे छुपा भी लेता है, क्योंकि उसे सिया की हिलती पलकों को देखकर मालूम हो गया था कि सिया जागी हुई है और वो बस सोने का नाटक कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वैदिक कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप रूम में से निकल जाता है। डोर के खुलने और बंद होने की आवाज सुनकर सिया अपनी आंखें खोलती है और रूम के चारों ओर देखती है तो उसे वैदिक कहीं भी नहीं दिखाई देता है। उसे न देखकर सिया एक लंबी सांस भरते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो चले गए, अब हम थोड़ी देर चैन से रहेंगे। और वो वैसे ही लेटे हुए ऊपर की सीलिंग को घूरने लगती है। सिया को सीलिंग देखते हुए अभी 2 से 3 मिनट ही हुआ था कि तभी उसे फिर से डोर ओपन होने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी तिरछी नजरों से डोर की ओर देखती है तो उसे फिर से वैदिक अपने हाथों में लैपटॉप ले उसकी ओर ही आता हुआ दिखाई देता है। वैदिक को अपने पास फिर से आते हुए देखकर सिया फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और एक बार फिर से सिया का नाटक सोने का शुरू हो जाता है। लेकिन अब उसे कौन बताए कि इसका कोई फायदा नहीं है। टीयर्स ऑफ जॉय। वैदिक बहुत ही आराम से बेड के दूसरी साइड से बेड पर बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने दोनों पैरों को फैलाकर अपनी पीठ बेड के क्राउन से लगाया आराम से सिया के पास ही बैठ जाता है। उसके बाद वो अपनी तिरछी नजर से एक बार सिया को देखता है, फिर अपने लैपटॉप को बेड साइड टेबल पर रखकर सिया के ओर झुक जाता है और सिया के मासूम से चेहरे को बहुत ही प्यार से निहारने लगता है। जब सिया को अपने ऊपर वैदिक की आंखों की तपिश महसूस होती है तो वो और भी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे वैदिक देखकर हंस देता है। उसके बाद वैदिक बहुत ही प्यार से सिया के बालों में अपनी लंबी और रफ उंगलियों को फेरने लगता है। उसके ऐसा करने से सिया को बहुत ही अच्छा लगने लगता है, जिससे अनजाने में ही सिया के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। सिया के होठों पर मुस्कान देखकर वैदिक के होठों पर भी एक न बयां करने वाली मुस्कान आ जाती है और वो लगातार सिया के बालों में अपनी उंगलियों को आराम से फेरने लगता है। वैदिक के ऐसा करने से सिया को बहुत ही अच्छा लगने लगता है और कुछ देर के बाद सच में सिया गहरी नींद में चली जाती है। वैदिक को जब लगता है कि सिया सच में सो गई है तो वो झुककर अपने होठों को सिया के होठों पर रखकर एक लाइट किस करके उससे दूर हो जाता है। उसके बाद वो अपनी वॉच में टाइम देखता है तो अभी शाम के 4 ही बजे थे। उसके बाद वो बेड साइड टेबल पर से अपने लैपटॉप को उठाकर अपने पैरों पर रख करके अपने ईमेल्स को चेक करते हुए अपने काम को करने में लग जाता है और बीच में रुक रुक कर वो चैन से सोई हुई सिया के फेस को भी देखते रहता है। वैदिक अपने काम में इस कदर बिजी हो जाता है कि उसे समय का कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब शाम के 4 बजे से रात के 9 बजने वाले थे और सबके दिन का टाइम हो गया था। चैप्टर 98 सिस्टर के नींद में होने का फायदा तो नहीं न उठा रहे सिस्टर, इन्होंने मुझ पर फिर से। वैदिक अपने काम में खोया हुआ ही था कि तभी बेड साइड टेबल पर रखा उसका फोन रिंग करता है।
जिसकी आवाज सुनकर वैदिक सिया को देखता है, जो फोन की आवाज सुनकर नींद में ही कुनमुनाने लगती है। उसे देखकर वैदिक जल्दी से अपना फोन उठाकर फोन साइलेंट मोड पर कर देता है। उसके बाद उस पे फ्लैश हो रहे वीर के नाम को देखता है। उसके बाद कॉल रिसीव कर अपने फोन को कान के पास करता है, लेकिन कहता कुछ नहीं है। दूसरी ओर से वीर कहता है, तुम्हारा साला अपनी बहन को पूरे घर में खोज रहा है। उसकी स्पीड देखकर लगता है वो कुछ ही देर में तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगा। वीर की बात सुनकर वैदिक कुछ कहता उसके पहले ही उसके रूम का डोर तेज आवाज के साथ खुलता है, जिसे देखकर वैदिक कॉल कट कर देता है। वैदिक डोर की ओर देखता है तो उसे अपने सामने चित्रांग दिखाई देता है, जो बिना किसी के इजाजत के आया था। चित्रांग को देखकर वैदिक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे अपने फ्लो पर दूसरों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कुछ लोगों को ही छोड़ के। और यहाँ तो चित्रांग उसके रूम में बिना उसके इजाजत के आ गया था। चित्रांग सीधे दरवाजे से चलकर सिया के पास आता है और वो बहुत ही ध्यान से सिया के मासूम से फेस को देखने लगता है। उसके बाद वो अपने हाथ को उठाकर सिया के सर पर फेरने जाता है। वो सिया के सर को छू पाता उसके पहले ही वैदिक उसके हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर सिया से दूर कर देता है। उसके बाद वो अपनी गुस्से से भरी आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के मेरे रूम में आने की। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग अपनी स्टिल ब्लू आंखों में आग लिए वैदिक को देखते हुए मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे कहीं जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। मैं कहीं भी जा सकता हूं और आ सकता हूं अपनी मर्जी से, और फिर ये तो मेरी सिस्टर का रूम है। इतना कह चित्रांग वैदिक को अजीब तरह से देखते हुए कहता है, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आप कौन हैं और मेरी सिस्टर के रूम में क्या कर रहे हैं। फिर चित्रांग कुछ सोचने का नाटक करते हुए आश्चर्य से कहता है, ओह ओपन माउथ फेस, कहीं आप मेरी सिस्टर के नींद में होने का फायदा तो नहीं न उठा रहे थे। कहकर वो सिया को इतने ध्यान से देखने लगता है जैसे सच में वैदिक ने सिया का फायदा उठाया हो। चित्रांग की बात सुनकर और उसके बर्ताव को देखकर वैदिक गुस्से से बौखला जाता है। उसके बाद वैदिक उसको घूरते हुए ही अपने लैपटॉप को बेड साइड टेबल पर रखकर बेड पर से तुरंत उठकर चित्रांग के पास आता है और उसके कॉलर को अपने एक हाथ से पकड़कर सिया दूर करता है, और फिर उसके सामने आके उसे को घूरते हुए कहता है, मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है, जितना हो सके उतना मेरी वाइफ से दूर रहो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी वाइफ अनाथ है, उसका इस दुनिया में पहले कोई नहीं था, तो तुम अचानक से उसके भाई कैसे बन गए। लेकिन तुम्हें उसका भाई बनने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो अकेली नहीं है क्योंकि उसका पति उसके साथ है। अब उसका सब कुछ मैं हूँ और मैं ही रहूंगा, समझे तुम। चित्रांग वैदिक की बात को इग्नोर कर एक बार सिया को देखता है, जो उन दोनों की आवाज सुनकर उठ चुकी थी और अपनी आंखें मिज रही थी। सिया को देखकर चित्रांग के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो वैदिक के कान के पास झुककर बहुत ही आराम से कहता है, वो क्या है न, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया नहीं कि आप उनके हस्बैंड हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपना भाई जरूर बताया है। तो आपकी भी भलाई इसी में है कि आप उनसे जितना हो सके उतना दूर रहिए। इतना कह वो वैदिक को एक चिढ़ाने वाली मुस्कान पास करता है। वैदिक चित्रांग की लास्ट वाली बात सुनकर गुस्से से तिलमिलाते हुए चित्रांग के फेस पर एक पंच मारता है, और वैसे ही उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ती है, चित्र। सिया जो शोर सुनकर उठ गई थी, जब वो सामने देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि वैदिक ने अपने एक हाथ से चित्रांग के कॉलर को अभी भी पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से पंच बनाकर वो चित्रांग को मारने जाता है, जिसे देखकर सिया डर जाती है और जोर से चित्रांग का नाम लेके चीखती है। सिया के मुंह से अपना नाम सुनकर चित्रांग मुस्कुराते हुए तुरंत ही वैदिक के पंच को रोक देता है। फिर मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी डरी हुई आवाज में कहता है, सिस्टर इन्होंने मुझ पर फिर से हाथ उठाया। चैप्टर 99 हाथ उठाया, मैं एक भिखारी हूँ। सिया बेड से उतर कर दोनों के पास आती है। उसके बाद वो वैदिक के हाथ को पकड़कर चित्रांग के कॉलर से हटा देती है। फिर चित्रांग के गालों को सहलाते हुए प्यार से पूछती है, चित्र तुम्हें कहीं लगी तो नहीं न। कहते हुए वो चित्रांग को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। सिया को चित्रांग की फिक्र करते हुए देखकर वैदिक की आंखें लाल हो जाती है और कसकर अपनी मुठिया भींच लेता है, जिससे उसके हाथ की नसें साफ साफ नजर आने लगती है, और वो वैदिक चित्रांग को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। सिया को जब कंफर्म हो जाता है कि उससे चोट नहीं आई है, तो अपना फेस वैदिक की ओर करती है। उसके बाद वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपने मेरे चित्र के ऊपर हाथ क्यों उठाया, क्या मैं जान सकती हूँ। वैदिक सिर्फ एक शब्द दोहराता है, मेरे।
उसके बाद वैदिक सिया को घूरते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहता है, जानना शब्द पर जोर देते हुए, मेरे चित्र से तुम्हारा क्या मतलब है। वैदिक की बात सुनकर सिया कंफ्यूजन के साथ वैदिक को देखने लगती है, जैसे उसे समझ ही नहीं आया हो कि वैदिक के कहने का क्या मतलब है। लेकिन इसके विपरीत सिया के पीछे खड़ा चित्रांग अपने दोनों हाथ को अपने पैंट के पॉकेट में डाले एक चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए वैदिक को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वैदिक से कुछ और ही कह रही थी। मेरे चित्र से उनका मतलब था कि मैं उनका हूं, ना कि आप, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। वैदिक जो अपनी तिरछी नजरों से चित्रांग को भी देख रहा था, लेकिन अचानक ही उसका ऑरा और भी भयानक होने लगता। उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने भी चित्रांग की मन की बात उसकी आंखों द्वारा पढ़ लिया हो। जिसके बाद वैदिक चित्रांग की स्टील ब्लू आंखों में अपनी रेड हो चुकी आंखों से देखते हुए चीखकर कहता है, गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ। वैदिक के इस तरह चिल्लाने से सिया एक कदम पीछे हो जाती है डर के मारे, लेकिन चित्रांग अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वैदिक के चिल्लाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वैदिक चित्रांग को अभी भी खड़े हुए देखकर गुस्से से पागल होते जा रहा था। उसे जाता हुआ न देखकर वैदिक सिया से एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, इसे अभी के अभी मेरे रूम में से जाने को कहो, वरना मैं इसे धक्के मार के इस मेंशन के बाहर फिकवा दूंगा और ये भी भूल जाऊंगा कि ये कौन है। वैदिक की बात सुनकर सिया घबरा जाती है और वैसे ही अपने मन में कहती है, अभी हमें चित्र को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैदिक जी ने चित्र को घर से निकाल दिया तो वो कहा जाएगा अभी तो उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, और उसकी शॉप भी जल गई है। नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा चित्र को रोकने के लिए। सिया खुद से बात करके चित्रांग को देखकर उससे सवाल करती है, चित्र तुम यहाँ क्यों आए। सिया का सवाल सुनकर चित्रांग बहुत ही मासूम सी आवाज में कहता है, सिस्टर आप मुझे सुबह से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, और डिनर का भी टाइम हो गया है, आप अभी तक नहीं, तो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आपको खोजते खोजते यहाँ आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो फिर अपनी रोनी सी आवाज में कहता है, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, और तो उसके पहले इन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया और गंदी गंदी गालियां भी दी। साथ ही मुझे ये भी कहा कि मैं एक भिखारी हूँ, इसलिए मैं आपको फंसाया ताकि मैं यहाँ आराम से रह सकूं, वरना इतने बड़े घर में रहने की मेरी औकात नहीं है। कहकर वो अपने आंखों से 2 बूंद नकली आंसू भी गिरा देता है। वैदिक चित्रांग की बात सुनकर खुद से कहता है, मैंने ऐसा कब कहा और इसे गाली कब दी, ये जान से झूठ क्यों बोल रहा है। कहते हुए वो चित्रांग को अपनी गहरी नजरों से देखने लगता और समझने की कोशिश करने लगता है कि उसने ऐसा सिया से क्यों कहा। सिया चित्रांग की बात सुनकर और उसके आंसू को देखकर उसे वैदिक के ऊपर गुस्सा आने लगता है, और वो अपने लेफ्ट हैंड से चित्रांग के नकली आंसू को, जो उसके लिए असली थे, उसे साफ करती है और बहुत ही प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, ठीक है बच्चा, तुम अब यहाँ से जाओ और इनकी बातों को भूल जाओ। इन्होंने तुम्हें जो भी कहा उस पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तुम्हारा जब भी मन करे मुझसे मिलने का तुम मुझे बुला लेना, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन अब से तुम 3rd फ्लोर पर और खासकर इस रूम में मत आना। इतना कहकर सिया चित्रांग से पूछती है, समझ गए न तुम चित्र। जिसके जवाब में चित्रांग भी किसी मासूम बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला देता है। वैदिक अपनी घूरती हुई आंखों एक तक बस चित्रांग को ही देख रहा था और मन में कहता है, नौटंकी बाज कहीं का। चैप्टर 100 कचड़े की तरह फेंक दिया, वैसा ही उसने भी किया। सिया चित्रांग को हाँ में अपना सर हिलाते हुए देखकर उसे जाने का इशारा करती है। उसके बाद वो वैदिक की ओर मुड़कर देखती है, जो घूरकर चित्रांग को ही देख रहा था। सिया के मुड़ते ही चित्रांग के भी फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। जहां अभी तक वो बहुत ही मासूम और कमजोर लग रहा था, अब उसका बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब वो भी एक गहरी मुस्कान लिए वैदिक के आंखों में देख रहा था, और वो वैदिक को उकसाते हुए अपने एक उंगली पर अपने नकली आंसू को लेकर उसे झटकते हुए अपनी आई विंक करता है। उसके बाद चित्रांग उसी तरह मुस्कुराते हुए ही अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगता है। उसे इस तरह देखकर वैदिक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो चित्रांग को देखकर अपने दांत पिसते हुए कहता है, गो टू द हे। उसके शब्द पूरा होते उसके पहले ही सिया वैदिक को बीच में ही रोकते हुए कहती है, आप चित्र को क्यों घूर कर देख रहे हैं। फिर गुस्से से कहती है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने और उल्टा सीधा कहने की। सिया की बात सुनकर वैदिक चित्रांग पर से अपनी नजरें हटाकर सिया को देखते हुए कहता है, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उसी ने जान
मुझे तुमसे दूर रहने के लिए इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पे हाथ उठा दिया। उसने तुमसे जो भी कहा वो झूठ। वैदिक इससे आगे कुछ कह पाता उसके पहले ही सिया उसे बीच में टोकते हुए कहती है, आपको क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है जो आप मुझे बना रहे हैं? मैंने साफ साफ देखा था आप चित्र पर चिल्ला रहे थे। उसका कॉलर पकड़कर और हाथ भी उठाया। उसकी बात सुनकर वैदिक अपने दांत पिसते हुए कहता है, मुझे सफाई देना पसंद नहीं है जान, फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा था कि वो तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। उसने तुमसे झूठ बोला है। वैदिक की बात सुनकर सिया उस पर बिगड़ते हुए अपने दांत पीस कर कहती है, झूठ वो नहीं आप बोल रहे हैं। मैं उससे भी और आपको भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो आपकी तरह नहीं है जिसे सिर्फ झूठ बोलना और लोगों के जज्बातों से खेलना आता है। और आपने उसे क्या कहा कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है? तो कोई बात नहीं है और न ही मुझे इससे प्रॉब्लम है। वो मेरा कर रहा है ना आपका नहीं ना कर रहा। फिर सिया अपने होठों पर एक दिलकश मुस्कान और आंखों में दर्द लिए आगे कहती है, अगर वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है तो मैं सोच लूंगी जैसे सबने मेरा इस्तेमाल किया और जब मन भर गया तो मुझे किसी कचरे की तरह फेंक दिया, वैसा ही उसने भी किया। सिया के ये कहते ही वैदिक के हाथों की मुट्ठी और कस जाती है और वो तिरछी नजरों से डोर की ओर देखते हुए जहां पर एक परछाई नजर आ रही थी मन में कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सिया बिना रुके एक सांस में आगे कहती है, लेकिन वो हमारा इस्तेमाल क्यों करेगा? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जो उसे हमसे चाहिए होगा। और एक आखिरी बात, आज के बाद हमने आपको चित्र को नुकसान पहुंचाते हुए देखा या सुना तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा आपके लिए। आप हमारे साथ कुछ भी कीजिए, हम उफ तक नहीं करेंगे, लेकिन आपने हमारे चित्र को नुकसान पहुंचाने की जरा से भी कोशिश की, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक और बात, वो यहाँ सिर्फ हमसे मिलने आया था न कि आपके इस आलीशान घर में रहने के लिए। उसकी औकात जितनी है उतने में ही वो खुश है और दूसरों को भी रखता है, लेकिन ये बात आप जैसे सेल्फिश इंसान को समझ नहीं आएगी। आप लोगों को उनके पैसे और पावर से जज करके उनकी औकात बता देते हैं कि वो किसके लायक है किसके लायक नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमारे भाई की औकात आपके जितनी नहीं है, लेकिन उसे आपके पैसे या इस घर में रहने की लालच भी नहीं है, ये तो हम 100% कह सकते हैं। इतना कह सिया चुप हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तभी उसे अपने सामने एक गिलास पानी नजर आता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही अपने हाथ में लेके पीने लगती है और एक ही सांस में पूरा पानी गटक जाती है बिना रुके हुए। सिया पानी पीने के बाद अपने हाथ में पकड़े खाली गिलास को देखती है, फिर कुछ याद आते ही वो अपने सामने देखती है। सामने देखते ही सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। चैप्टर 101 जान अपनी जुबान पर लगाम दो। वैदिक सिया को लंबी लंबी सांसें लेते हुए देखकर अपना गुस्सा भूल जाता है और तुरंत ही उसके सामने एक गिलास पानी का बड़ा देता है, जिसे सिया भी बिना सोचे समझे पी लेती है। पीने के बाद सिया अपने हाथ में पकड़े खाली गिलास को देखती है, फिर कुछ याद आते ही वो अपने सामने देखती है। सामने देखते ही सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। सिया जैसे ही सामने देखती है तो उसे वैदिक मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर वो अपने हाथ में लिए ग्लास को देखने लगती है। उसे जैसे ही कुछ समझ आता है कि क्या हुआ है तो वो घूर कर वैदिक को देखने लगती है। उसके बाद वो खाली ग्लास को वैदिक के हाथ में रखते हुए गुस्से से कहती है, आपके ऐसा करने से हम भूल नहीं जाएंगे कि आपने हमारे भाई को बुरा भला कहा है। सिया के इस गेस्चर को देखकर वैदिक अपने हाथ में पड़ी ग्लास को एक नजर देखते हुए मन में कहता है, जान की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। इतना कह वो ग्लास को साइड में रखता है, फिर सिया के आंखों में अपनी आंखें डाले अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपने कठोर आवाज में कहता है, जान तुम्हें पता है न, मुझे सफाई देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और न ही किसी से सुनना, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार बता रहा हूं जो सच है, क्योंकि मुझे झूठ बोलना और सुनना दोनों ही पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे कल के आए भाई को कुछ भी नहीं कहा है, उल्टा उसी ने मुझे सुनाया और तुमसे दूर रहने के लिए भी कहा। वैदिक की बात सुनकर सिया एक टेडी स्माइल करते हुए कहती है, जब आपने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो आप उसको कुछ ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता है। सिया के कहते ही वैदिक की मुठिया एक बार फिर से कस जाती है और वो अपने सर को टिढ़ाकर सिया को देखने लगता है। सिया आगे कहती है, और रही बात दूर रहने की तो उससे ये कहना ही नहीं चाहिए था।
सिया की ये बात सुनकर वैदिक के होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वो अपने मुट्ठी को भी खोल देता है। उसे लगता है सिया उससे दूर नहीं होना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आगे की बात सुनकर वैदिक के होठों के मुड़े कोने पहले जैसे हो जाते हैं और वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सिया की बात सुनने लगता है। सिया कहती हैं, आप तो पहले ही दूर है, आप कब थे ही हमारे पास जो आप दूर होंगे। उसने ये कहने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। ऐसा न कहकर वो अपनी एनर्जी बचा कर कुछ और भी कह सकता था। सिया की बात सुनकर वैदिक गुस्से से दांत पिसते हुए अपने एक हाथ से सिया के बालों को पीछे से पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही सिया को अपने सर में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन उसे वो छुपा लेती है और बिना किसी इमोशन के वैदिक की आंखों में देखने लगती है। वैदिक सिया के बालों में अपनी पकड़ कसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं थोड़ी देर चुप होकर जान तुम्हारी बातें क्या सुन ली तो तुम मेरे सर पर ही चढ़ने लगी और जो मन में आए वो बोलने लगी। फिर वैदिक सिया के बालों को खींचकर ऊपर करता है। उसके ऐसा करते ही सिया को अपने सर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वैदिक उसके बालों को उसके सर से उखाड़ देगा, जिससे सिया बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करके अपने बालों को पकड़ लेती है। वैदिक सिया के चेहरे के करीब अपने चेहरे को करते हुए कहता है, जान, अपनी जुबान पर लगाम दो वरना मुझे बहुत ही अच्छे से इन पर लगाम लगाने आती है। अगर मैं लगाऊंगा तो तुम वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए अभी अच्छे से समझा रहा हूं। जितना मैं कहूं उतना ही करो, न उससे ज्यादा ना उससे कम, समझी तुम। वैदिक की बात सुनकर सिया अपने होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान लिए वैदिक के आंखों में देखते हुए कहती है, समझ तो हमें बहुत पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम नासमझ बनते गए, पर हम अब बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। और रही आपके दर्द देने की, इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगती है। सिया ऐसे हंस रही थी जैसे कोई पागल हंस रहा है। क्या हुआ सिया को जो वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है। चैप्टर 102 वैदिक का डर। सिया को हंसते हुए देखकर वैदिक की पकड़ सिया के बालों में एक पल के लिए ढीली हो जाती और गौर से सिया के फेस को देखने लगता है और ये समझने की कोशिश करने लगता है कि अचानक से सिया को क्या हुआ और क्यों हंसने लगती है। आज से पहले तो उसने कभी भी सिया को इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था। वैदिक अपनी सोच में गुम हुए ही सिया के फेस को एक तक निहार रहा था, तभी सिया उसी तरह हंसते हुए ही वैदिक की आंखों में देखती है। वैदिक की हेजल ग्रीन आंखें जैसे ही सिया के ब्लू आंखों से मिलती है तो उसे सिया की आंखों में अपने लिए बगावत साफ साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही उसे सिया की आंखों में अपने लिए कोई फीलिंग नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में उसे कुछ नजर आ रहा था। जहां पहले उसकी आंखों में प्यार, उम्मीद, उससे करीब रहने की चाह, उससे बात करने की चाह, उससे खुश करने के लिए कुछ भी कर जाने की जिद, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ दिखाई दे रहा था। वैदिक को तो दर्द था, कुछ न कर पाने की बेबसी और बगावत थी, जिसे देखकर उसकी पकड़ सिया के बालों में और थोड़ी से ढीली हो जाती है, जिसे महसूस कर सिया अपनी हंसी को रोकती है और बहुत ही आराम से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है, सिया, दर्द इतना कह वो फिर से मुस्करा देती है। फिर बिना किसी भाव के आगे कहती है, मिस्टर वैदिक खुराना। वैदिक उसके मुंह से अपना नाम सुनकर थम सा जाता है, क्योंकि सिया ने पहली बार उसका नाम लिया था, वो भी इस तरह से जिसकी उम्मीद वैदिक को बिल्कुल भी नहीं था। तभी वैदिक के कानों में सिया की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें बेहद लाल होने लगती है। सिया, दर्द उन्हें होता है जिनमें जान होती है, लेकिन मेरी जान तो कब की चली गई थी। जो आपके सामने खड़ी है वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसमें बस सांसें ही बची है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और जिस दिन ये सांसें रुकी उस दिन ये शरीर भी आजाद हो जाएगा। इतना कह वो फिर से हंसने लगती है, हा 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 हा। सिया की हंसी पूरी कमरे में गूंजने लगती है। सिया की बात सुनकर वैदिक सिया को बालों में अपनी पकड़ बहुत ही टाइट कर देता है, दूसरे हाथ से सिया के जबड़े को भींच लेता है। उसके कानों में बार बार बस सिया की ही बातें गूंज रही थी। दर्द उन्हें होता है जिनमें जान होती है, लेकिन मेरी जान तो कब की चली गई थी। जो आपके सामने खड़ी है वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसमें बस सांसें ही बची है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और जिस दिन ये सांसें रुकी उस दिन ये शरीर भी आजाद हो जाएगा। वैदिक के कानों में सिया की बातें जैसे जैसे गूंज रही थी वैसे वैसे ही वैदिक का फेस गुस्से से लाल होता जा रहा था। उसकी माथे की नसें भी उभर आई थी। वैदिक इस समय किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसे इस तरह देखकर किसी को भी हार्ट अटैक आसानी से आ जाता। और अपनी लाल आंखों से सिया की आंखों में देखते हुए कहता है, जान,
तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगी और वो मैं मान लूंगा? फिर वो डेविल स्माइल करते हुए आगे कहता है, जान, तुम्हें मुझसे कोई भी आज़ाद नहीं करा सकता है। तुम्हारी सांसों पर मेरा अधिकार है और मैं जब तक नहीं चाहूंगा ये नहीं रुकेंगी और तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी मेरी बनके। वैदिक सिया से ये कह तो रहा था लेकिन वही जानता था कि उसे अपने अंदर से कैसा महसूस हो रहा है। सिया की बात सुनकर उसे अपने दिल में सिया की बात सुनकर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो उसे अपने फेस पर नहीं आने देता है और गुस्से से सिया से ऐसी बातें कहता है। वैदिक के दिल के एक कोने में डर बैठ गया था। सिया की आंखों अपने लिए बगावत देखकर डर इस बात की सिया उससे दूर चली जाएगी, उसे अकेले छोड़ देगी, क्योंकि आज सिया की आंखों में उसे पहले के जैसे कोई जज्बात नजर नहीं आए थे और वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सिया को खुद से दूर नहीं कर सकता था। अगर सिया उससे दूर चली गई तो उसका क्या होगा? जैसे ही वैदिक को ये ख्याल आता है वो अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। चैप्टर 103 मिस्टर वैदिक खुराना आप तो गिरगिट निकले। कुछ देर बाद वैदिक अपने ख्याल को झटकते हुए अपनी आंखें खोलता है। उसके बाद वो सिया की आंखों में जुनियत के साथ देखते हुए कहता है, तुम मुझसे इस जन्म में तो क्या आने वाले किसी भी जन्म में दूर नहीं जा पाओगी, तुम हर जन्म में मेरी रहोगी। वैदिक की बात सुनकर सिया अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे देखते हुए कहती है, मिस्टर वैदिक खुराना आप तो गिरगिट निकले। ये सुनकर वैदिक की भवें सिकुड़ जाती है और वो समझने की कोशिश करने लगता है कि सिया ने क्या कहा और उसके फेस पर कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। सिया वैदिक के कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए वैदिक के कंफ्यूज को दूर करते हुए कहती है, ओह मैं तो भूल गई थी, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी लेकिन अभी आ जाएगी। वैदिक से फिर से कहती है, आप तो अमेलियन निकले। वैदिक खुद के लिए अमेलियन गिरगिट सुनते ही सिया को घूरते हुए कहता है, जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अमेलियन गिरगिट कहने की? क्या तुम्हें मैं? वैदिक इसके आगे कुछ कहता उसके पहले ही सिया बोल पड़ती है, हाँ बिल्कुल आप वही है, क्योंकि जैसे वो अपने रंग बदलते रहता है आप भी बिल्कुल उसकी ही तरह अपने रंग बदलते हैं, लेकिन मैं आपके हर रंग से काफी अच्छे से वाकिफ हो गई है। आप कितने भी रंग क्यों न बदल ले लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से पहचान लूंगी, क्योंकि मैंने तो बहुत ही करीब से आपको अपना रंग बदलते हुए बहुत बार देखा है। कहते हुए सिया की मुस्कान बरकरार रहती है। वैदिक सिया की बात सुनकर और उसकी मुस्कान देखकर चिढ़ जाता है और उसके बाद वो सिया के बालों को जकड़ते हुए कहता है, जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अमेलियन गिरगिट से कंपेयर करने की? सिया तुरंत कहती है, क्योंकि आपने जो ये 2 दिनों से अपने रंग बदले हैं न बिल्कुल उसी की तरह ही लग रहे हैं, लेकिन गिरगिट कितने भी रंग क्यों न बदले रहेगा तो वो गिरगिट ही, और आप भी चाहे जितने रंग बदले रहेंगे आप भी वही। सिया की बात सुनकर वैदिक गुस्से से तमतमाते हुए कहता है, तुम्हें देख और तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं जान। वैदिक की इस बात को सुनकर सिया स्माइल करते हुए कहती, फिर आप देर किस बात की कर रहे हैं? आप बिल्कुल जान ले लीजिए, हम तो कब से अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। सिया की बात सुनकर वैदिक उसे क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आता है, इसलिए वो बिना देर किए अपने रफ होठों को सिया के हट से पिंक होठों पर रखकर बहुत ही बेरहमी से किस करते हुए उसके रस को पीने लगता है। उसकी इस किस में सिया उसके गुस्से को साफ साफ महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे वैदिक को किस करने दे रही थी। वैदिक सिया को और भी हार्ड किस करने लगता है और वो सिया के निचले होठों को चूमने के साथ ही जोर से बाइट करता है। उसके बाइट करते ही सिया के मुंह से आ निकल जाती है और इसी का फायदा उठाकर वैदिक सिया के मुंह में अपने जीभ को इंटर कर देता और फिर सिया के मुंह के हर कोने का स्वाद अपने जीभ से लेने लगता है। कुछ देर में वैदिक की किस फ्रेंच किस में बदल जाती है। कुछ देर पहले जहां वैदिक सिया को गुस्से से किस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो सिया को महसूस करने लगता है उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और वो सिया को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। वैदिक सिया को पैसिनेट और डीप किस करने लगता है। साथ ही वैदिक ने एक हाथ से अभी भी सिया के बालों को पकड़ रखा था और अपने एक हाथ सिया के पूरी बॉडी पर चलने लगता है, जिसे महसूस कर सिया भी सहने लगती है। वैदिक की किस को महसूस कर सिया अनजाने में ही अपनी आंखें बंद करके वैदिक की किस को महसूस करने लगती है और वो भी उसके किस के साथ पिघलने लगती है। शायद ये पहली बार था जब सिया को वैदिक का इस तरह से किस करना उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन सिया को नहीं पता था कि वैदिक अक्सर ही सिया को इसी तरह से प्यार करता था जिसकी खबर उसे आज तक नहीं लगी थी।
सिया भी वैदिक को ज्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाती है और अपने एक हाथ से वैदिक के शर्ट पर अपनी पकड़ कस देती है, पर वैदिक को किस बैक नहीं करती है। सिया के होश में ये पहली बार था जब उसे वैदिक इतने प्यार से किस कर रहा था जिसे वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक रीजन ये भी था कि वैदिक के इस तरह किस करने से उसके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, जो किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए कॉमन था, और इसी कारण सिया भी उसकी किस में खोने लगती है। वैदिक सिया की पकड़ अपने शर्ट पर महसूस कर बिना किस ब्रेक किए ही अपनी आंखें खोलकर एक नज़र सिया के चेहरे को देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। सिया पर अपना इस बार असर होते हुए देखकर वैदिक के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वैदिक सिया को एक नज़र देखकर अपनी आंखें बंद कर और भी प्यार और गहराई के साथ उसे किस करने लगता है। वैदिक के स्माइल के पीछे क्या कोई राज है? क्या उसने जानबूझकर सिया को किस किया? कैसा होगा सिया का रिएक्शन जब उसे इसका एहसास होगा? चैप्टर 104 आई एम सॉरी जान, तुम्हारा फायदा उठाया। वैदिक सिया को तब तक किस करता है जब तक सिया को सांस लेने में दिक्कत नहीं होने लगती है। ये महसूस होते ही वैदिक सिया के होठों को आज़ाद कर देता है और अपने माथे को सिया के माथे से लगाकर खुद को भी नॉर्मल करने लगता है। वैदिक के छोड़ते ही सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और खुद को नॉर्मल करने लगती है। दोनों की सांसें इस समय एक दूसरे में समा रही थी और उन्हें एक दूसरे की गर्म सांसें खुद के ऊपर महसूस हो रही थी, जो उन्हें और भी बहका रही थी। वैदिक सिया को देखते हुए मन में कहता है, आई एम सॉरी जान, मैंने ये रास्ता चुना तुम्हें शांत करने के लिए, इस तरह से तुम्हारा फायदा उठाया। फिर गौर से वैदिक सिया की बंद आंखों को देखते हुए मन ही मन कहता है, मुझे पता है जान, ये सब तुम्हारे हार्मोन्स चेंजेस की वजह से हो रहा है और इसीलिए तुम मुझे खुद के करीब आने दे रही हो, वरना तुम मुझे खुद को छूने भी नहीं देती। और इसलिए ही मैंने तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए इस तरह से किस किया, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से जल्दी ही बहेक जाओगी और सब कुछ देर में भूल जाओगी जान तुम। और मैं ये भी जानता था, मैं जितना भी तुम्हें कहूँ तुम्हें भरोसा नहीं होगा मेरी बातों का, और तुम इसी तरह से मुझे जवाब दोगी जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आएगा और मैं तुम्हें न चाहते हुए भी हट करूंगा। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। अब देखो तुम सच में बहक गई जान। अपने मन में इतना कह वैदिक के हाथ सिया के ड्रेस के अंदर फिसलते हुए उसकी कमर पर आ गए। उसकी छुअन के एहसास को पाकर सिया की बॉडी सिहर उठी और उसकी सांसें जो नॉर्मल थी वो भी तेज हो गई। वैदिक के छूने भर से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी, जिसे देखकर वैदिक बहुत खुश होता है और उसकी सॉफ्टनेस धीरे धीरे और भी हार्ड होने लगती। अब वैदिक के हाथ जो सॉफ्टली उसकी मुलायम दूध जैसी गोरी कमर पर चल रहे थे, अब वो उन्हें मसलते हुए सेडेक्टिवली सहलाने लगा। उसकी इस हरकत ने सिया की सांसों तक को अटका दिया और एकदम से उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। वो पूरी तरह से उस एहसास में खो चुकी थी और बची कुची कसर अभी पूरी हो गई जब वैदिक अपने हाथ जो सिया के ड्रेस के अंदर कमर पर थे वो ऊपर की तरफ जाने लगे और उसके हाथ सिया के सीने पर रुक गए। इस वक्त सिया ने अपने इनरवेयर पहने हुए थे जिनके ऊपर से ही वो उसके सीने को सहला रहा था। उसका ये टच सिया की बॉडी को होश खोने पर मजबूर कर रहा था। जान, मुझे तुम्हें प्यार करना है, वैदिक अपनी धीमी मगर डीप सेक्सी वॉइस में बोला और उसी के साथ उसने सिया के ड्रेस के अंदर से ही उसकी इनर का हुक खोलकर उसे निकाल दिया। वैदिक के ऐसा करते ही सिया की सांसें अटक गई। शर्म की वजह से उसने अपने आप को पूरी तरह से वैदिक की बाहों में घुसा लिया। अब वैदिक सिया के सॉफ्ट उभारों को अपने सीने के अगेंस्ट प्रेस होते हुए महसूस कर रहा था। ये फीलिंग उसे कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। वैदिक के माथे से पसीने की ठंडी बूंदें उभर आए और उसका चेहरा धीरे लाल और बहुत गर्म होने लगा, लेकिन वो अभी भी सिया से दूर नहीं होना चाहता था, फिर चाहे बाद में उसे अपनी डिजायर को दबाने के लिए कोल्ड शावर ही क्यों ना लेना पड़े। जान, आई वॉन्ट टू फील दिस सॉफ्टनेस अगेन एंड अगेन। ये कहकर वैदिक ने रूम को ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया और लाइट्स भी डिम हो गई। वही सिया वैदिक की मैग्नेटिक वॉइस को सुनकर खोसी गई थी। फिर जब उसे उसकी कही बात याद आई तो उसका चेहरा पहले से भी लाल और गहरा हो गया था, जैसे थोड़ा और जोर देने पर खून ही निकल आएगा। इतना कहकर वैदिक ने सिया को अपने सीने से बाहर निकाला। सिया की नीली आंखें अभी भी नीचे थी, जिन्हें देखकर वैदिक हल्का सा हंसा और उसके आगे आ चुके बालों को अपने एक हाथ से उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम इतनी शर्मा क्यों आ रही है जान? वैसे भी हम पूरा रोमांस कर चुके हैं, जिसका सबूत तुम्हारे पेट में पल रहे मेरे बच्चे हैं। वैदिक की बात सुनकर सिया के गाल और भी लाल हो गए। उससे देखकर ऐसा लग रहा था बस उसके गाल से खून आने वाला है।
तभी वैदिक आगे कहता है, लेकिन उस वक्त मैं होश में नहीं था, लेकिन इस बार मैं भी और तुम भी दोनों ही होश में हैं, इसलिए हम दोनों चलो अपनी सुहागरात मनाते हैं। वैदिक की इस बात को सुनकर सिया की पकड़ वैदिक पर कस जाती है। तभी उसके कानों में फिर से वैदिक की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैदिक, जान, हमारा रोमांस जल्दी ही पूरा भी होगा। फिर वैदिक सिया के निकले हुए पेट को देखकर एक आह भरते हुए कहता है, जानना शब्द पर जोर देते हुए। लेकिन आज मैं अपनी सुहागरात पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अपनी जान को प्यार तो कर ही सकता हूँ। अपनी बात कहने के बाद वैदिक सिया को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेता और फिर सिया को बहुत ही आराम से बेड पर लिटाकर और खुद सिया के ऊपर आकर अपनी हेजल ग्रीन आंखों से सिया की समुद्र की तरह गहरी नीली आंखों में देखते हुए बहुत ही कशिश के साथ अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, फील इट जान। ये कहकर वैदिक नीचे झुकता उससे पहले ही वैदिक ने अपनी शर्ट निकालकर दूर फेंक दी और सिया के होठों के करीब बढ़ने लगा। वही उसके हाथ फिर से सिया की ड्रेस के अंदर चले गए, जिन्हें महसूस करके वो चिहुक उठी और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसकी इस हरकत से तो अब वैदिक का कंट्रोल खुद पर से छूटता जा रहा था। वैदिक ने कस के अपनी हेजल ग्रीन आंखें बंद की और पूरे फोर्स के साथ सिया के सीने को जोर जोर से सहलाने लगा। चैप्टर 105 फ्रेंच किस। जान, यू आर वेरी सेक्सी। ऊपर कुछ भी नहीं पहना है। उसकी इस हरकत से तो अब वैदिक का कंट्रोल खुद पर से छूटता जा रहा था। वैदिक ने कस के अपनी हेजल ग्रीन आंखें बंद की और पूरे फोर्स के साथ सिया के सीने को जोर जोर से सहलाने लगा। वैदिक के ऐसा करते ही सिया के मुंह से आवाज आती है, आहोम। सिया का एक सेंसिटिव पार्ट उसका सीना ही था, जिसे वैदिक के छूने भर से ही वो मचल उठी और उसकी कमर थोड़ी सी उठ गई और अब लगातार उसकी आहें वहां गूंजने लगी। ठीक उसी वक्त वैदिक ने अपने सख्त होठ भी सिया के होठों से जोड़ दिए और उसे गहराई से चूमने लगा। सिया के हाथ भी उसकी गर्दन के आसपास लिपट गए और वो भी आंखें बंद करके उसकी किस को फील करने लगी। वैदिक सिया के होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे वो सिया के होठों को पूरी तरह से खा जाना चाहता हो। वैदिक की किस बहुत ही ज्यादा पैशनेट और हंगरी हो गई थी। वो अपने मुंह में सिया के अपर लिप्स को लिए लगातार किस कर रहा था और उसे सक करते हुए छोड़कर लोअर लिप को अपने होठों के बीच लेकर उन्हें भी पैशनेटली किस करने लगता, तो कभी सक करता और आखिर में उन्हें बाइट करके फिर से किस करता। किस करते हुए ही वैदिक अपनी टंग से सिया के लिप्स खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसे समझकर सिया अपने दांतों को भींच लेती है। जैसे ही वैदिक को ये महसूस होता है वैसे ही वो सिया के होठों को बाइट कर देता है। उसके ऐसा करते ही सिया के मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर वैदिक अपनी टंग को सिया के मुंह में ले जाकर उसकी टंग से खेलते हुए फ्रेंच किस करने लगता है। उनके किस करने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी, जो बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव, सेक्सी और रोमांटिक थी। कुछ ही देर में वैदिक झटके से सिया की ड्रेस उसकी अपर बॉडी से अलग कर देता है और किस करते हुए ही अपनी आंखों को खोलकर सिया की आंखों में देखता है, जो अभी भी बंद थी। ओपन योर आइज जान। वैदिक सिया के लिप्स को खींचकर छोड़ते हुए अपनी धीमी और मदहोशी से भरी आवाज में कहता है। इस वक्त उसकी आंखों में जुनून और नशा था, जो सिर्फ सिया को प्यार करने का था और हमेशा के लिए अपना बनाए रखने का। लेकिन उसे पता था अभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन वो खुद को अपनी प्यारी सी जान को प्यार करने से भी रोक नहीं पा रहा था। वही वैदिक की आवाज सुनकर सिया, जो वैदिक के दूर होते ही खुद को नॉर्मल करने के लिए गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसने आंखें खोली तो उसकी नजरें डायरेक्ट वैदिक की नजरों से मिल गई, जो बहुत ही गहरी और उसके लिए प्यार से भरी थी। वैदिक सिया की खुली आंखों को देखकर उनमें झांकते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, जान, यू आर वेरी सेक्सी। ये कहकर वैदिक मुस्कुराया और उसने अपने एक हाथ को सिया के एक उभार पर रख दिया। वैदिक की छुअन को अपने सीने पर महसूस करके सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना है। वो वैदिक की किस में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी ड्रेस को उसकी अपर बॉडी से अलग हो गई। अब उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने बहुत ही टाइटली वैदिक को गले लगा लिया और अपना चेहरा वैदिक के सीने में छुपा लिया। सिया वैदिक के नीचे थी और वैदिक उसके ऊपर था। दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। बस वैदिक ने अपनी बॉडी का पूरा वेट सिया के ऊपर नहीं डाला था। वो अभी भी एक हाथ से खुद को सपोर्ट किए हुए था, जिससे सिया उसके नीचे दब ना जाए और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसे सुबह का हादसा अभी भी याद था और वो उसे अपने दिमाग में याद करते हुए ही सिया के ऊपर अपना वेट बिल्कुल नहीं छोड़ा था।
वैदिक अपनी डीप वॉइस में सिया को देखते हुए कहता है, जान, अपने हस्बैंड से क्या शर्माना, तुम और तुम्हारा सब कुछ मेरा है और तुम्हें इस तरह देखने का, छूने का और इन्हें टेस्ट करने का हक भी सिर्फ मेरा है, तुम्हारे हस्बैंड का। कहते हुए वैदिक ने सिया को खुद से अलग किया और अपने होठों को उसके एक उभार पर रखकर किस करने लगा। वैदिक के ऐसा करते ही सिया के मुंह से मदहोशी से भरी आवाज आने लगती है। आ। सिया की सेक्सी आवाज और आहें पूरे रूम में गूंजने लगी, जिन्हें सुनकर वैदिक और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उन्हें पूरी तरह से अपने मुंह में लेकर सक करने लगा। उसने तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जब तक वो लाल नहीं हो गए और आखिर में उस जगह बाइट करके वो दूसरे को किस सक और बाइट करने लगा और पहले वाले को सहलाने लगा। इस बीच सिया की मौन की आवाज बिल्कुल नहीं रुकी और वो समय के साथ बढ़ती ही गई, जो रूम के माहौल को बहुत ही रोमांटिक और हॉट बना रही थी। अब वैदिक के हाथ सिया के निकले हुए पेट, फिर नाभि और फिर कमर को सहलाने लगे। उसके बाद वैदिक सिया के उभारों को बाइट करके छोड़ देता है, फिर वो अपने होठों को सिया के बॉडी पर चलाते हुए ही उसके निकले हुए पेट पर भी किस कर उन्हें सक करने लगता है। फिर वैदिक एक नजर सिया के फेस को देखता है, जो मौन करते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वैदिक सिया को खुद के छूने पर मचले हुए देखकर और भी एक्साइटेड हो जाता है और बिना देर किए वो सिया की कमर को सेंसुअली वे में सहलाते हुए उसकी नाभि पर किस करते हुए उन्हें सक करने लगता है। उसके ऐसा करते ही सिया फिर से उचक जाती है और अपने दोनों पैरों को आपस में कसकर जोड़ लेती है और फिर एक आह भरती है, जिसे सुनकर वैदिक ऊपर की ओर आया और सिया के लिप्स को किस करने लगा। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे। वैदिक को जब लगता है कि वो और थोड़ा आगे बढ़ा तो अपना पूरा कंट्रोल खो देगा, जो सिया और उसके बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो सिया की ऐसी हालत में उसके साथ वो सब नहीं कर सकता था। ये ख्याल आते ही वैदिक खुद को सिया से दूर हो उसके बगल में लेट जाता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगता है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।